एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग बेटे टेक्निक है जिससे हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट कर सकते हैं। हमारा जो पूरा ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो किस चीज के लिए यूज होता है बेटा? ऑपरेशन मैनेजमेंट हमने स्टार्टिंग में सीखा था। समझ नहीं आया कुछ? इनपुट से आउटपुट बनाने का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो ऑपरेशन मैनेजमेंट। करेक्ट, वो पूरा का पूरा ऑपरेशन होता है और उसको हमको मैनेज करना है। और मैनेजमेंट में हमने क्या करना होता है? हमने करना होता है रिसोर्सेज का ऑप्टिमल एलोकेशन, ताकि कॉस्ट को मिनिमम रखा जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमम किया जा सके। हमने पिछली दोनों टेक्निक में भी यही किया था, असाइनमेंट में भी और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी। एलपीपी के अंदर भी आपने बेटा रिसोर्स एलोकेशन ही करनी है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है? तो एलपीपी रेट हम कब यूज करते हैं? जब हमने क्या करना है, रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है, जो हमने हर टॉपिक में करनी है इसमें। ठीक है जी। साथ में हमारा टारगेट क्या है रिसोर्सेज की एलोकेशन से? या तो हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, या फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। पिछले दोनों टॉपिक के अंदर भी यही था। यहाँ पे नया क्या हो गया सर? यहाँ पे बेटा हम तब बात करते हैं, यहाँ पे टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है? ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है तो फिर आपको क्या ड्राफ्ट करना पड़ेगा? एलपीपी। ऑल्टरनेटिव यूज को आप समझ सकते हो बेटा, आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स है, कंडीशंस है। तो आप लिमिटेशंस बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक टारगेट है, या तो आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा, ये आपका प्राइम टारगेट होगा, या तो आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा, जिस तक पहुंचने के लिए आपके सामने कुछ कंडीशंस रखी जाए। आपको उन कंडीशंस के हिसाब से अपनी इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये अपना मिनिमाइज कॉस्ट वाला या मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाला रिजल्ट आपने फ्रेम करना है। तो कंडीशंस को ध्यान में रखना है, कंडीशन को यूज करके सॉल्यूशन ढूंढना है, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है ऑप्टिमम जो आपके इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके और कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके। ठीक है, कंडीशंस को ध्यान में रखना। उन्हीं कंडीशंस से आपके पास क्या बनने वाली है? इक्वेशंस बनने वाले। लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशंस। और इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना है। और जब सॉल्व करने की बारी आती है बेटा, देखो आपके पास ना सवाल भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इंटर के अंदर पहले क्या होता था, ओल्ड सिलेबस में, इस 2022 से पहले वाले सिलेबस तक क्या होता था, सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मुलेशन आता था, सिर्फ इक्वेशन बनानी, फॉर्मुलेशन होता था, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है बस, सॉल्यूशन नहीं आता। लेकिन अब सिलेबस बदल गया है, काफी सारे चैप्टर कम हो गया, तो इस वाले चैप्टर का जो टॉपिक फाइनल में कवर होता था अब वो इंटर के अंदर भी पूछ रहे हैं। यानी कि आपको अब क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। पहले आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है और उसके बाद आपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। सॉल्यूशन के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा होता है? ग्राफिकल मेथड। लेकिन ग्राफिकल मेथड तभी तक ठीक है जब तक आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल हो। कितने वेरिएबल्स हो? दो वेरिएबल्स। वेरिएबल मतलब जिनकी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इक्वेशन बनाते हैं जैसे आप पढ़ते थे 3x + 2y, तो इसमें x और y क्या है? वेरिएबल आइटम्स है। तो अगर आपके पास दो वेरिएबल है तब तक तो आपके लिए ग्राफिकल मेथड ठीक है, आप ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज बेटा अगर आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल आ गए तो आपको एक थोड़े से ज्यादा टेक्निकल मेथड पे जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? सिंप्लेक्स मेथड। तो सबसे पहला टारगेट तो हमको क्या सीखना है? प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। आपको सवाल पढ़ना है, सवाल को समझना है, उससे आपको अपना टारगेट डिफाइन करना है, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है बनानी है हमने इक्वेशन। आज की कक्षा में हम सिर्फ प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करेंगे हर सवाल। ठीक है, देखेंगे अगर अंत तक अगर हम किसी एक सवाल को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो। ग्राफिकल मेथड बहुत ईजी है, छोटा सा है। सिंप्लेक्स मेथड में थोड़ी सी जान लगेगी। चलो, तो क्या बनाना है हमने? अल्टीमेटली अपना टारगेट सेट करना है। किसके बेसिस पे? कंडीशन यानी कि कंस्ट्रेंट के बेसिस पे।
तो जब आप अपना टारगेट सेट करोगे तो एक तो आपका मेजर टारगेट होगा जिसको आप मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बोल सकते हो, और फिर आप लिखोगे कंडीशंस। तो उसको हम रेफर करते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। A chemical company produces two compounds A and B। तो A और B तो हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। The following table gives the unit of ingredients C and D। ingredient C and D, ingredient मतलब raw material per kg of compound। तो एक एक किलो में आप एक एक किलो प्रोडक्ट में आपको कितना कितना कंपाउंड सी और डी डालना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है जी। ए और बी दोनों को बनाने के लिए सी और डी की रिक्वायरमेंट है। ए एंड बी एज वेल एज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सी एंड डी, कम से कम कितना डालना है ये भी आपको बता रहे। एंड कोस्ट पर किलोग्राम ऑफ ए एंड बी, एक एक किलो ए और बी कितने कितने का बिकता है। राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कोस्ट। मिनिमाइजेशन ऑफ, हमें बेटा टोटल कॉस्ट क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपको नीचे बताया कि प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए सी की क्वांटिटी आपको कितनी कितनी इनपुट करनी है, यूनिट ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ सी। बेटा ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। तो एक यूनिट ए बनाने के लिए, 1 किलोग्राम ए बनाने के लिए आपको सी की 1 यूनिट डालनी है और डी की कितनी यूनिट डालनी है। ठीक है जी। बी की 1 यूनिट बनाने के लिए सी की 2 यूनिट और डी की 1 यूनिट की इनपुट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सी की जो रिक्वायरमेंट है बेटा आपको कम से कम कितनी है, 80। मेरे को क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन के अंदर दिक्कत लग रही है फ्रेम करने में, और 75 ये यहां पर आपको दे रखी है डी की। ए की और बी की आपको कॉस्ट दे रखी है पर किलोग्राम, और हम क्या चाहते हैं हमारी जो टोटल कॉस्ट हो वो क्या हो जाए, मिनिमम। टोटल कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। चलो जी, हमारा जो मेजर टारगेट है वो किस चीज का है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो हमारी जो प्रॉब्लम है बेटा वो कौन सी प्रॉब्लम है, मिनिमाइज। मिनिमाइज, मिनिमाइज जेड, जेड इज योर मेजर टारगेट। ये प्रॉफिट भी हो सकता है, ये कॉस्ट भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है फिलहाल, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनानी है। मिनिमाइज जेड क्या बनाना है बेटा, हमने टोटल कॉस्ट को मिनिमम करना है। टोटल कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हम मान लेते हैं लेट द क्वांटिटी of product A and B are X1 and X2 respectively। बेटा मैंने प्रोडक्ट ए और बी की जो क्वांटिटी है उसको कितना मान लिया है, X1 एंड X2 रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रोडक्ट की मिनिमम कॉस्ट देखनी है, रॉ मटेरियल। बेटा कॉस्ट तो टोटल प्रोडक्ट की आएगी ना। हाँ, तो हमें कॉस्ट दे भी किसकी रखी है, प्रोडक्ट की दे रखी है। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है, रॉ मटेरियल का प्राइस मिलना चाहिए हमको। किसका प्राइस मिलना चाहिए, रॉ मटेरियल का। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसा सवाल है तो है। उसने ए और बी का बताया, ऊपर भी उसने यही बोला कि कॉस्ट पर किलोग्राम वो आपको किसकी दे रहा है, ए और बी की दे रहा है। ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट ए और बी की क्वांटिटी कितनी अज्यूम करी है, X1 एंड X2। अब जरा देखो आपकी जो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, जो कि मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमाइज है, मुझे मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है। 1 यूनिट ए बनाने के लिए आपकी कॉस्ट कितने रुपए लगती है, 4 रुपए। तो ए की क्वांटिटी कितनी है, X1। तो अगर 1 यूनिट के ऊपर 4 रुपए लगते हैं तो X1 के ऊपर कितने लग जाएंगे, 4X1। प्रोडक्ट बी की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 6
तो 6 रुपए के हिसाब से x2 क्वांटिटी के ऊपर कितना हो जाएगा 6x2। अब जितनी भी क्वांटिटी होगी x1 की और x2 की, उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पे टोटल कॉस्ट नजर आ जाएगी। लेकिन ये इसकी कुछ कंडीशंस है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। एसटीसी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होता है ना, आपको अपना टारगेट तो अचीव करना है, बट उसके लिए आपके सामने क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन हमारे पास है कि सी और डी की जो कंजम्पशन है वो कितनी होनी चाहिए। अब बेटा यहां पर देखो इसने क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, यानी कि इसको हिंदी में कैसे रीड करेंगे, सी की कम से कम 80 यूनिट चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 80 यूनिट होनी चाहिए। कम से कम 80 यूनिट, जो कि फिर से मुझे कंस्ट्रेंट नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि कम से कम आपको 80 यूनिट कंज्यूम करनी है। यानी कि जितना भी क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे सी की, वो एटलीस्ट 80 यूनिट। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू और मोर देन 80। एटलीस्ट मींस इक्वल टू और मोर देन, यानी कि जो भी क्वांटिटी आप सी की कंज्यूम करोगे वो 80 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 80 या उससे ज्यादा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। बेटा पहली क्वांटिटी जरा ध्यान से देखो, सी की सिर्फ कंजम्पशन देखते हैं। ए की हर यूनिट बनाने के लिए आपको 1 सी चाहिए, बी की हर यूनिट बनाने के लिए आपको कितने सी चाहिए, 2। और क्वांटिटी बेटा आपने यहां पर लिखी हुई है, ए की कितनी क्वांटिटी बन रही है x1 और बी की कितनी क्वांटिटी बन रही है x2। अगर आपने x1 क्वांटिटी बनाई और 1 सी लगाया तो 1x1 सी कंज्यूम हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आपने x2 क्वांटिटी के ऊपर 2 यूनिट कंज्यूम करे तो 2x2 कंज्यूम हो जाएंगे। ये टोटल कंजम्पशन आ जाएगी हमारा जो इंग्रेडिएंट सी है उसके लिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ, फोकस चाहिए बेटा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये ना एक्स पूरे पूरे चैप्टर के अंदर ये x1 y1 और x2 y2 घूमता रहेगा। फिर से समझते हैं हम किसकी कंजम्पशन के बारे में बात करें। सर हम सबसे पहले बात करें सी के बारे में, तो आप सिर्फ इस लाइन को देखें, ठीक है जी। ए की 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट लगती है, ठीक है। तो ए की क्वांटिटी आपने कितनी डिसाइड करी है x1, तो हर यूनिट के ऊपर कितने लगेगा 1। तो जितनी भी x1 की क्वांटिटी होगी उसके ऊपर 1 सी कंज्यूम हो जाएगा, तो बेटा 1x1 कंज्यूम हो गया। ऐसे ही x2 किसकी क्वांटिटी थी, बी की, और बी की हर यूनिट बनाने के लिए कितनी यूनिट लगती है 2, तो बेटा 2x2 कंज्यूम हो जाएगा। और ये जो कंजम्पशन होनी चाहिए ना, ये ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, 80 के। तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। तो कंजम्पशन ऑफ सी, तो ये इक्वेशन किसके लिए बनाई है, कंजम्पशन ऑफ सी। समझ में आ रही है बात। इस इक्वेशन को रीड करके पता चलता है कि सी की कंजम्पशन के हिसाब से अगर ए की हर यूनिट में अगर 1 किलो माल लगता है, 1 यूनिट लगती है, तो x1 क्वांटिटी है, सबके ऊपर 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगी तो 1x1, और x2 क्वांटिटी है बी के लिए, सबके ऊपर 2 यूनिट कंज्यूम होंगी तो 2x2। तो टोटल कंजम्पशन शुड बी मोर देन और इक्वल टू 80। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मोर देन और इक्वल टू, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है मिनिमम। नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर यहां पर मैक्सिमम लिखा होता है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट किसकी हो सकती थी, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती थी कि आपको कम से कम 1 या 80 यूनिट बनाने हैं। प्रोडक्शन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कंजम्पशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में मुझे दिक्कत लग रही है, लेकिन जैसा सवाल ड्राफ्ट है उसके हिसाब से यही इक्वेशन बनेगी। लेकिन होना क्या चाहिए था, जो कोस्ट आपको दे रखी है वो सी और डी के लिए होनी चाहिए थी, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है वो ए और बी के लिए होनी चाहिए थी। एक जनरल क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप सोचो तो सर मुझे ना कम से कम प्रोडक्ट ए की 80 यूनिट चाहिए, मुझे कम से कम प्रोडक्ट बी की 75 यूनिट चाहिए, इस तरीके का सवाल होना चाहिए। तो और जो प्राइस होता है वो किसके लिए दे रखा होता है, सी और, क्योंकि खरीदना तो मुझे सी और डी है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होनी चाहिए थी वैसे ही, लेकिन जैसी दे रखी है हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करें, क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करने का, जैसा सवाल आएगा उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये तो पहली कंडीशन होगी, जरा दूसरी वाली पढ़ते हैं बेटा। हाँ जी, जरा इस डी के बारे में बात करें। फॉर कंजम्पशन ऑफ डी x1, यानी कि ए की हर 1 किलोग्राम पे आपको 3 डी कंज्यूम करने हैं, तो आपको 3x1 प्लस 1x2
शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है जी। तो फिलहाल तो यही है बेटा इक्वेशन इसके ये अंदर। होगा ना कि ए बी की यूनिट बनाने के लिए हमें 3 यूनिट्स ऑफ नहीं 3 यूनिट्स ऑफ ए। हाँ डी तो बेटा प्रोडक्ट ही है, डी तो रॉ मटेरियल। एक यूनिट ए की बनाने के लिए हाँ 3 डी चाहिए 3 D और एक बी बनाने के लिए 1 डी चाहिए, तो वो चाहिए। और टोटल आपकी जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो 75 पड़नी। ऐसा हमको सवाल ने बोला है, तो जैसा हमको सवाल ने बोला है वैसा वैसा हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और एक बात ध्यान रखना, एक शर्त आपको और लगानी है, x1 और x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं, वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, रॉ मेटेरियल की कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये लास्ट में आपको कंडीशन ऑटोमेटिकली इंप्लाई हर क्वेश्चन में लगानी है। कौन सा कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको? नॉन नेगेटिविटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है जी। तो जब आप इक्वेशंस को सॉल्व भी करोगे तो अगर गलती से सॉल्यूशन के दौरान नेगेटिव इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू निकलती है तो आपने उसको क्या करना है, फिर इग्नोर करना है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आती है बात? तो अगर मैं बुक के साथ आंसर मैच करूं तो आंसर हमारा मैच होता है, क्योंकि बुक के अंदर भी यही जैसा सवाल है वैसे ही सोल्यूशन है बुक में भी। तो मिनिमाइज जेड 4x1 और यहाँ पर x1 और x2 जैसे हमने ले रखे। सिर्फ मेरी की पोस्ट है। हाँ z बेटा हमारे को कोस्ट दे रखी है ना, ये देखो, a की कोस्ट है 4 रुपए और b की कोस्ट है 6 रुपए। तो हमने हमारे को क्योंकि कोस्ट दे रखी है तो हमने कोस्ट को मिनिमम करना है, और क्वेश्चन ने बोला भी आपको क्वेश्चन भी किसके लिए बनानी है, देखो जेड हमने खुद से ऐड किया है ना। z तो बेटा आपका टारगेट होता है, हर सवाल में आपको z ही रखना है। हाँ z इज योर टारगेट। वो कोस्ट भी हो सकता है और वो अगर वो प्रॉफिट वाली इक्वेशन होगी तो फिर क्या लिखा जाएगा, मैक्सिमाइज z। ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, सेल्स हो सकती है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा रखनी हो तो। फिलहाल जैसा क्वेश्चन था वैसा हमने कर दिया है। और चला सेकंड क्वेश्चन देखें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब जब इक्वेशन बनाने लगते हैं तो फिर चैलेंज खड़ा हो जाता है, यार इसकी तो सारी इक्वेशन मैं ही ड्राफ्ट करता हूँ। ध्यान से पढ़े। अब पेंशन फंड मैनेजर, पेंशन फंड होता क्या है पहले तो बेटा, जहां पर लोग अपने जैसे पेंशन के पैसे कटते हैं ना, तो लोग उसमें पैसा तो डाल देते हैं, फिर वो पेंशन फंड आगे क्या करता है, उसको आगे इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पे, जहां से उसको क्या कमानी पड़ती है, रिटर्न कमानी पड़ती है, फिर वो रिटर्न पेंशन फंड के अंदर आके ऐड हो जाती है, लोगों की पेंशन उससे बढ़ती है। ठीक है, भारत के अंदर पेंशन फंड वाला चक्कर थोड़ा सा कम है। ठीक है, जैसे अभी वो नेशनल पेंशन स्कीम चलती है ना, एनपीएस, अटल पेंशन योजना, तो उस वाले के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एनपीएस के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना पैसा डेट में रखना है कि इक्विटी में रखना है। तो वहां पर जो पैसा वो इक्विटी के अंदर जाएगा, कौन से कंपनी में कौन से सेक्टर में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, वो पेंशन का जो फंड मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है। तो पेंशन फंड मैनेजर है, वो क्या चाहेगा, आपका पैसा ऐसी जगह पे लगे जहां से रिटर्न ज्यादा से ज्यादा है, कम से कम आए, ज्यादा से ज्यादा। A pension fund manager is considering investing in two shares A and B. It is estimated that share A will earn a dividend of 12% per annum and share B 4% per annum. तो A की रिटर्न मिल गई और B की रिटर्न मिल गई, यहाँ पर तो मैक्सिमाइजेशन आना चाहिए, प्रॉब्लम के हिसाब से मैक्सिमाइजेशन बनता है। ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू इन 1 ईयर। अब देखो हर शेयर के अंदर से बेटा दो टाइप की इनकम मिलती है। अगर मैंने आज एक शेयर 100 रुपए का खरीदा, उसको 1 साल होल्ड किया, 1 साल बाद उस शेयर का प्राइस हो गया 110 रुपए, और इस 1 साल के दौरान मुझे 2 रुपए का डिविडेंड भी मिल गया। तो मुझे दो टाइप की इनकम मिली है। 2 रुपए का तो डिविडेंड मिला बेटा, उसको कौन सी इनकम बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड। क्या हो गया, चैप्टर की लेंथ नाप रहे, वो पेज पर लिखना था मुझे, ये कौन सा खुला है, ये सुना है सामने जो लिखा मैंने। हाँ जी, 2 रुपए का बेटा डिविडेंड और 10 रुपए का कैपिटल गेन। एक 100 रुपए का शेयर था, 1 साल में कितना हो गया, 110। तो 2 रुपए की डिविडेंड इनकम भी मुझे मिली है और 10 रुपए का कैपिटल गेन भी मिला, इन दोनों को मिला के टोटल इनकम बनेगी। ठीक है ना, तो मैंने इस शेयर के ऊपर क्या क्या कमाया, 100 रुपए लगाए और 100 रुपए लगा के 12 रुपए कमाए। 12 रुपए कौन से, 2 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए का कैपिटल गेन, टोटल इनकम कितनी होगी, 12 रुपए की। तो 12 रुपए की इनकम हुई, 100 रुपए लगा करके 12% इनकम है।
ऊपर भी आपको क्वेश्चन दो टाइप की इनकम दिखा रहा है, कह रहे जी एक तो आपको डिविडेंड की इनकम मिलेगी, इसके अलावा बेटा अनरियलाइज्ड भी तो होता है, टैक्स नहीं लगेगा, बस ये कमाया तो मैंने है ही, खुशी तो मेरे अंदर है, मेरा शेयर का प्राइस बढ़ गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम तो उसी साल के अंदर हो गई ना, रियलाइज नहीं करी बस। ग्रोथ इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 1 year of share A will be 10 पैसा पर रुपी वन इन्वेस्टेड, हर 1 रुपए के ऊपर 10 पैसे यानी कि 10%, हर 1 रुपए के ऊपर कितने पैसे, 10 पैसे यानी कि कितने परसेंट, 10%, तो 10% कैपिटल गेन किसका हो गया, ए का। और बी के केस में कितना आने वाला है देखो, 40 पैसा पर रुपी वन इन्वेस्टेड यानी कि 40%। तो एक शेयर के अंदर 10% कैपिटल गेन इन्वेस्ट होगा, दूसरे वाले में 40% होगा, इसके अलावा आपको 12% का और 4% का डिविडेंड भी नजर आ रहा है। He requires investing the minimum total sum which will give dividend income of at least rupees 600 per annum। ये हमारा टारगेट हो गया बेटा, कम से कम कितने की इनकम मिलनी चाहिए, ये सब शर्त हो गई हमारी कंडीशन। And the growth in 1 year of at least rupees 1000, ये ग्रोथ की शर्त हो गई। On the initial investment, you are required to state a mathematical formulation of the problem which will facilitate computation of the minimum sum, कम से कम पैसे लगाने। यहाँ पे रिटर्न नहीं चाहिए उसको, रिटर्न तो हमारी शर्तों में आ गई है, इन्वेस्टमेंट का कंस्ट्रेंट है कि कम से कम पैसे लगाने। तो ऊपर शर्त अब किसकी होगी, मेन शर्त किस चीज की है कि कम से कम पैसे इन्वेस्ट किए जाएं, और रिक्वायरमेंट किस चीज की है, ज्यादा से ज्यादा आपको कम से कम 600 रुपए का डिविडेंड चाहिए और 1000 रुपए का कैपिटल गेन चाहिए। ठीक है जी, टू बी इन्वेस्टेड बाय टू मीट द फंड मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव। तो जानना चाहता है इन दोनों शेयर में कम से कम कितने पैसे लगा दे, तो मैं लिख देता हूं लेट the amount invested in share A is rupees X1 and share B is rupees X2। तो आपको यही टारगेट है, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करें, तो वही हमने लिख लिया, अपनी कंडीशन बना ली है। ये X1 इन्वेस्ट करेंगे और X2 इन्वेस्ट करेंगे। आपको क्या करना है, ये X1 और X2 का अमाउंट मिला करके आपको कम से कम इन्वेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, कम से कम। तो मिनिमाइज X1 एंड X2, X1 और X2 मिला करके जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना। ओके, आओ जरा इनकम कमाए। उसने शर्त क्या रखी है, डिविडेंड इनकम कम से कम कितने रुपए की होनी चाहिए, 600, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। डिविडेंड इनकम कम से कम 600 रुपए होनी चाहिए। डिविडेंड इनकम आती कितनी है सर, डिविडेंड इनकम आती है 12% ए के ऊपर और 4% बी के ऊपर। ए की इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ये है X1, X1 के ऊपर आप 12% कमाओगे, 12% मतलब 0.12 ऑफ X1, और साथ में कमाओगे 4% X2 के ऊपर यानी कि बी के शेयर पे। तेरे को चाहिए सब, तेरे को ना ऐसे लगता है कि तेरा नींद इसमें तो वो आना चाहिए वो आना चाहिए था। घर में इसमें शायद 1000x आना चाहिए था प्लस में। कहां पे 1000x होना ना, नहीं सर वो अलग शर्त है बेटा। मुझे डिविडेंड की इनकम कितनी बनानी है, डिविडेंड की इनकम का तो ये वाला शर्त है, बस यहीं पर दिखेगा बेटा डिविडेंड, नीचे तो देखना ही नहीं है। तो डिविडेंड की इनकम की शर्त है जी, शेयर ए 12% डिविडेंड देगा, शेयर बी आपको 4% डिविडेंड देगा। शेयर ए की इन्वेस्टमेंट कितनी, X1, शेयर बी की कितनी, X2, तो X1 के ऊपर 12% और X2 के ऊपर 4%। और ये कम से कम 600 बनना चाहिए, कम से कम 600 मतलब इक्वल टू और मोर देन, बेटा 40% हो जाएगा,
तो 40 पैसे अभी तो कहाँ जा रहा है बेटा, तू ग्रोथ वाली लाइन पढ़ रहा है, अभी हम डिविडेंड की कंडीशन बना रहे हैं, अभी तो बता रहा हूँ ऊपर वाले वाले है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। हाँ जी, तो 0.12 x1 प्लस 0.04 x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 रुपीज, ये पहली शर्त हो गई। अब दूसरी शर्त पे चलो, कैपिटल गेन कम से कम कितने का चाहिए, 1000 का। तो x1 पे तो 10% का गेन आएगा, और 40% गेन आएगा x2 पे, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। और एक लास्ट में कंस्ट्रेंट किस चीज का डलता है बेटा, नॉन नेगेटिविटी। x1 एंड x2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये भी हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे, ये आप सिर्फ अभी इक्वेशन फॉर्मुलेट कर रहे हो। क्वेश्चन ने मांगा भी सिर्फ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन ही है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। आखिरी के 3-4 सवालों में सॉल्व करवा रहा है बस। हाँ जी, इक्वेशन में कोई दिक्कत इसको समझने में? अभी तक 2 ही वेरिएबल चल रहे हैं बेटा हमारे पास। पहले इतना ही आता था। हाँ, मतलब पहले सिर्फ फॉर्मुलेशन होती थी प्रॉब्लम की, अब सॉल्यूशन भी। लेकिन क्योंकि अब ऐसा भी हो ना, काफी सारे टॉपिक हटा भी दिए इसमें से प्रैक्टिकल वाले। कुछ नहीं पता बेटा, सवाल के अंदर देख के नहीं पता चलता कि 3 इक्वेशन में 3 वाला है या 2 वाला है, क्योंकि प्लांट तो 2 ही है ना। ऐसे प्लांट के ऊपर भी शर्त हो सकती है मेरी। देख लेते हैं क्या कहता है सवाल, सवाल पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। कृपया सवाल को ध्यान से पढ़े। A company possesses 2 manufacturing plant, each of which can produce 3 products X, Y and Z. 2 प्लांट from a common raw material. रॉ मटेरियल सिंगल है, सिंगल रॉ मटेरियल है, तीनों प्रोडक्ट में यूज हो सकता है। जैसे वुड है, वुड से चेयर भी बन सकते हैं, टेबल भी बन सकते हैं, सोफा भी बन सकता है, कुछ भी बना लो। तो कॉमन प्रोडक्ट, कॉमन रॉ मटेरियल है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट है। However, the proportion in which the product are produced are different in each plant. 2 प्लांट आपके पास है, दोनों प्लांट में जो प्रोडक्ट की रेशियो है, प्रोडक्ट कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड, तीनों प्रोडक्ट की जो आपस में रेशियो है वो दोनों प्लांट में अलग अलग है। एंड सो आर द प्लांट्स ऑपरेशन कॉस्ट पर आर, और दोनों प्लांट की एक घंटा प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी अलग अलग है। डेटा ऑन द प्रोडक्शन पर आर कॉस्ट आर गिवन बिलो together with the current orders in hand for each of the product. देखो ध्यान से, प्लांट ए में बेटा जब आप प्रोडक्शन करते हो तो जो उनकी रेशियो आती है वो आती है 2:4:3। मतलब आप जितने भी घंटे काम करोगे इतनी इतनी प्रोडक्शन होगी। और जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी कॉस्ट है बेटा वो है 9 रुपए पर आवर, प्लांट ए को ऑपरेट करने की कॉस्ट। प्लांट बी को ऑपरेट करने की कॉस्ट है 10 रुपए पर आवर, और उसकी जो प्रोडक्शन की रेशियो रहती है बेटा वो रहती है 4:3:2। टोटल जो क्वांटिटी आपको कम से कम बनानी, क्योंकि इतने तो ऑर्डर आपके पास है ही, ऑर्डर्स ऑन हैंड, जो ऑर्डर में ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हो तो मुझे इतना माल तो सप्लाई करना ही करना है। तो आपको जो मिनिमम प्रोडक्शन करनी है वो 50x की, 24y की और 60 किसकी चाहिए, z की। ठीक है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्शन आवर्स। क्या किस चीज के लिए प्रॉब्लम बनानी है हमने, हमको आवर्स ढूंढने। तो आवर्स प्रोडक्ट वाइज निकलेंगे या प्लांट वाइज निकलेंगे, प्लांट वाइज। प्लांट वाइज। कितने घंटे प्लांट में काम होगा, कितने प्लांट है हमारे पास, 2। तो इक्वेशन के अंदर 2 ही वेरिएबल आने वाले। नीडेड टू फुलफिल द ऑर्डर्स ऑन द हैंड एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, बेटा हम मान के चलते हैं कि ये जो प्रोडक्शन है वो पर आर है, कॉस्ट भी पर आर है। ठीक है, प्रोडक्शन भी कैसे है, पर आर। अगर आप 1 घंटा काम करते हो तो उसके ऊपर 9 रुपए का खर्चा आता है, और इस रेशो में प्रोडक्ट बन जाते हैं 2:4:3।
the proportion in which data on the production per hour. चलो, let production hours for plant A, X1, and for plant B, X. तो X1 आवर्स काम होगा और X2 आवर्स काम होगा, और आपको पता है जी हर एक घंटे की कॉस्ट कितनी है, 9 रुपए और 10 रुपए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। तो हमारी जो प्रॉब्लम है बेटा वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मिनिमाइज Z 9 रुपीज के हिसाब से X1 आवर्स पे खर्चा लगेगा, प्लस 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से X2 आवर्स पे खर्चा लगेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? X1 और X2 क्या था? प्लांट ए कितने घंटे काम करेगा? X1 और हर घंटे के ऊपर खर्चा कितना लगेगा? 9 रुपए। प्लांट बी कितने घंटे काम करेगा? X2, और हर घंटे का खर्चा कितना लगेगा? 10 रुपए। और ये दोनों की मिला के टोटल कॉस्ट क्या आनी चाहिए? मिनिमम आनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ओके। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, शर्त ये है कि ए की कम से कम 50 यूनिट बन जाए। ए की, इस इक्वेशन को देखें, सॉरी, एक्स की कम से कम कितनी यूनिट बन जाए? 50। अब बेटा अगर आप X1 आवर्स किस में काम कर रहे हो? प्लांट ए में, तो हर घंटे में एक्स की कितनी क्वांटिटी बनेगी? 2। और X2 आवर्स अगर आप काम करते हो प्लांट बी में, तो एक्स की कितनी यूनिट बनेगी? 4। ठीक है, तो 2X1, हर X1 आवर्स में 2 यूनिट बनेगी। हर X2 आवर्स में कितनी यूनिट बनेगी? 4। और ये दोनों मिलाने के बाद कम से कम कितनी यूनिट बननी चाहिए? 50, कम से कम। हम्म। ऐसी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे बेटा, 4X1 3X2 24 और 3X1 2X2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। कोई दिक्कत तो नहीं। और एक बनेगा बेटा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, X1 एंड X2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एक बार ना ऐसे ही ऑर्डर ऑन हैंड वाला क्वेश्चन था, जबकि ऑर्डर ऑन हैंड के अंदर बेटा आप हमेशा इस बात को समझना है कि अगर मैंने इतने ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो मुझे एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी। बट बुक में उसको सॉल्व क्या मान के करा होगा था कि अगर मेरे पास ऑर्डर इतने तो मैं इससे ज्यादा क्यों बनाऊं। तो वहां पर ना उन्होंने उसका मिनिमाइज वाला कंस्ट्रेंट लगा दिया था उस पर। जब नहीं कंस्ट्रेंट की बात करूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, कम से कम इतना बनेगा, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया कि ज्यादा से ज्यादा इतना बनेगा। तो शर्त कौन सी होगी? इक्वेशन बेटा आपकी लेस देन टाइप होगी उसमें। यहाँ पे जो इक्वेशन है कौन से टाइप वाली है? ग्रेटर देन टाइप। ये ग्रेटर देन का साइन है, तो उसमें उन्होंने कौन सी इक्वेशन बना दी? लेस देन, जबकि वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर तुमको कभी ऐसा कोई इक्वेशन मिले प्रोडक्शन जहाँ पे ऑर्डर ऑन हैंड है, तो ऑर्डर ऑन हैंड का मतलब क्या है कि कम से कम इतनी क्वांटिटी तो आपको प्रोड्यूस करके सप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो ऑर्डर सप्लाई कैसे होंगे? तो बेटा ये हमारी इक्वेशन है और ये हमारा सोल्यूशन है। यहाँ पे अल्फा और बीटा माना हो बेटा 9 अल्फा 10 बीटा आंसर के अंदर। ठीक है, सेम टू सेम इक्वेशन। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अगले सवाल की इक्वेशन बनने का मन है, फिर बना लेंगे, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, छोटा वाला देखो। चलो 3 वेरिएबल वाला ही है बेटा, आगे ना एक पहले मैं 3 वेरिएबल वाला मैं करवा देता हूँ पहले, फिर करते हैं।
नहीं, सवाल में जानकारी है बेटा, द थ्री प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स P, Q and R are being produced in a plant having a profit margin of ₹3, 5 and 4 respectively. तो 4 रुपए P पे प्रॉफिट आता है, 5 रुपए PQ पे प्रॉफिट आता है और 4 रुपए प्रॉफिट आता है किस पे? R पे। R पे, ठीक है। द रॉ मटेरियल A, B and C are scarce supply, यानी कि इनकी क्वांटिटी जो है वो बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वांटिटी इसकी बहुत कम है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। एंड द अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू 8, 15 एंड 10 units respectively. Specific consumption is indicated in the table below. तो प्रोडक्ट P बनाने के लिए A की 2 यूनिट, B की 3 यूनिट और C की कोई यूनिट नहीं लगती। प्रोडक्ट Q बनाने के लिए A की 3 यूनिट, B की 2 यूनिट और C की 2 यूनिट कंज्यूम करनी पड़ती है। प्रोडक्ट R बनाने के लिए B की 4 और C की 5 यूनिट कंज्यूम करनी पड़ती है, जिनके रेट आपको दे रखे हैं। A, B, PQR का रेट दे रखा है, कितनी यूनिट्स दे रखे हैं? नहीं A, B और C का तो रॉ मटेरियल दे दिया हमारे को। PQR का प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट का ऊपर दे रखा है। राइट डाउन द प्रॉब्लम मैथमेटिकली फॉर प्रॉफिट मार्जिन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है एक, तो पहले तो मैक्सिमाइज Z। अच्छा, इसके अंदर पहले मैं ज्यूम कर लेते क्वांटिटी कितनी कितनी है। लेट, को समझ नहीं आया कि नेट क्या करते हैं। बेटा जो चीज आपको सॉल्व करनी है, आपको क्या ढूंढना है यहाँ पर? पहले सवाल पढ़ने के बाद ये बताओ आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है। प्रोडक्शन ढूंढनी है, क्या मिसिंग है कंजम्पशन ढूंढनी है, इसमें? क्या ढूंढोगे? मेन प्रोडक्ट कितनी यूनिट्स बनानी है? इसमें बता रहे थे कि जो रॉ मटेरियल A भी है उसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, तो फिर A, B और C तीनों की लिमिटेड क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट है मेरा P, A, B और C रॉ मटेरियल है, PQR मेरे प्रोडक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या मांगा है आपसे? लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट रॉ मटेरियल पे आएगा कि प्रोडक्ट पे आएगा? प्रोडक्ट है। तो आपका प्रोडक्ट मेजर इक्वेशन का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर वो मेरे से कॉस्ट की बात करता तो फिर मेरे रॉ मटेरियल आ जाते मेजर इक्वेशन के अंदर कि मिनिमाइज कॉस्ट कर दो। तो फिर हम ऊपर मेजर इक्वेशन का क्या करते हैं? कॉस्ट किसकी है? रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम करना पड़ता है। जो टारगेट है वो ऊपर मेजर इक्वेशन का पार्ट बनेगा हर सवाल में। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट किस पर है? प्रोडक्ट पर है। तो लेट द प्रोडक्शन ऑफ P, Q and R be X1, X2 and X3 respectively, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन होगी X1, X2 and X3 में, यहाँ पे लिख देते हैं X1, X2 and X3। टारगेट क्या है जी? प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन। तो मैक्सिमाइज Z किसके ऊपर आएगा? प्रॉफिट प्रोडक्शन पे, PQR पे। PQR की क्वांटिटी कितनी है? X1, X2, X3, और प्रॉफिट कितना कितना है? 3 रुपए, 5 रुपए और 4 रुपए। तो X1 के ऊपर 3 रुपए का प्रॉफिट आएगा, X2 के ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट आएगा और X3 के ऊपर 4 रुपए का प्रॉफिट आएगा, ठीक है जी। अब हर प्रोडक्शन, हर, ये तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है। P की 1 यूनिट बनाने के लिए 2 A और 3 B लगते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अवेलेबिलिटी तो आपको A के लिए दे रखी है, कितनी? 8। अब जरा ये देखो, ये सारी कंजम्पशन करने के बाद जो कंजम्पशन होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 8 या उससे कम की कंजम्पशन कर सकते हो। अवेलेबिलिटी सिर्फ कितनी है? 8। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, कौन से वाली बनेगी?